क्राइम की कहानी में आज का किस्सा एक ऐसी डॉक्टर का है जिसके गुनाहों के किस्सों ने उसके मुल्क की पुलिस के साथ साथ इंटरनेशनल पुलिस को भी चैन से बैठने नहीं दिया। अक्टूबर 2017 का वक्त था। मलेशिया में एक ऊंची बिल्डिंग से एक महिला गिरती है। ये बात साफ नहीं हो सकी कि वो खुद गिरी या उसे गिराया गया, यानी एक हादसा था या फिर कोई साजिश। महिला बिल्डिंग से गिरने के बाद बुरी तरह घायल हो जाती है और बिना इस राज से पर्दा उठाए कि उसके साथ असल में क्या हुआ, वो हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद लेती है। महिला की मौत के बाद पुलिस तफ्तीश भी करती है, लेकिन उसे महिला की कोई शिनाख्त नहीं हो पाती, क्योंकि न तो कोई उसे पहचानता था और न ही उसके पास कोई अपनी पहचान बताने वाला कोई ऐसा सबूत या दस्तावेज थे। काफी मेहनत के बाद आखिरकार मलेशिया पुलिस ये जानने में कामयाब जरूर हो जाती है कि मरने वाली महिला का ताल्लुक भारत के केरल के राज्य से है। भारत से महिला का ताल्लुक का पता चलने के बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करवाया, बल्कि उसे वहीं सुरक्षित रखवा दिया और अगले 4 महीने तक वो शव मुर्दा घर में ही पड़ा रहा। क्योंकि मलेशिया में केरल से नाता रखने वाले सैकड़ों हजारों लोग रहते थे, लिहाजा पुलिस ने उन लोगों से महिला की पहचान करने के लिए मदद मांगी, लेकिन पुलिस को किसी से कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने महिला का पता लगाने के लिए केरल के एक अखबार में महिला की तस्वीर के साथ एक गुमशुदा लाश का विज्ञापन दिया। उस विज्ञापन को देखने के बाद एक महिला सामने आती है और उस गुमनाम महिला के बारे में कहती है कि वो उसे पहचानती है। हालांकि इस विज्ञापन को देखकर पुलिस के सामने महिला के आने से पहले करीब 4 महीने तक कोई भी सामने नहीं आता। असल में उन 4 महीनों के दौरान ये होता है कि लोगों को उस महिला की तस्वीर देखकर करीब 20-21 साल पुराना किस्सा याद आ जाता है। विज्ञापन में छपी तस्वीर को देखकर लोगों को डॉक्टर ओमाना का चेहरा याद आ जाता है और साथ में याद आता है एक दर्दनाक हादसा का किस्सा, क्योंकि जिस वक्त वो वारदात पहली बार सामने आई थी उसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी और उस वारदात के बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ कभी नहीं आई। उस चक्कर में पुलिस ने उस महिला तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की मदद ली और हालात यहां तक पहुंच गए कि उस महिला को उस वक्त की सबसे खतरनाक कातिल की लिस्ट में शामिल किया गया। नाम था डॉक्टर ओमाना इरालाम। मलेशिया से सामने आई डॉक्टर ओमाना की मौत की खबर के बाद केरल पुलिस भी हरकत में आ जाती है, क्योंकि बीते 21 सालों तक पुलिस को उसकी तलाश थी। मगर उसी वक्त केरल की एक और महिला सामने आती है और वो दावा करती है कि मलेशिया में मरने वाली महिला उसकी बहन है और उसका नाम मर्लिन रूबी बताती है। उसके बारे में वो महिला दावा करती है कि मर्लिन मलेशिया के एक स्टोर में काम करती है। दुविधा में पड़ी पुलिस दावा करने वाली महिला से उसका डीएनए टेस्ट करवाती है और इत्तेफाक से डीएनए मिल भी जाता है। ऐसे में अब पुलिस के सामने ये बात साफ हो जाती है कि ये डॉक्टर ओमाना नहीं बल्कि मर्लिन रूबी है। लिहाजा वो लाश दावा करने वाली महिला को सौंप दी जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि इस महिला की पहचान सामने आने के बाद डॉक्टर ओमाना का किस्सा फिर से दब गया और पुलिस ने ये मान लिया कि डॉक्टर ओमाना अभी भी फरार है और यहीं से डॉक्टर ओमाना की कहानी एक बार फिर से जिंदा हो गई। लोग उसके बारे में बात करने लगे। सवाल उठाना लाजमी था कि आखिर ये डॉक्टर ओमाना है कौन और आखिर क्यों उसे केरल की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का दर्जा दिया गया। ये बात भी हर जगह होने लगी कि 20-25 साल पहले आखिर उस लेडी ने ऐसे कैसे मर्डर किया कि उसे आज तक क्यों नहीं भुलाया जा सका। तो डॉक्टर ओमाना का जो सच सामने आया तो सबका दिल दहल गया। दरअसल डॉक्टर ओमाना केरल के एक संपन्न परिवार में रहने वाली एक साधारण सी एक लड़की थी। पढ़ने में बेहद होशियार थी और उसके परिवार में उसके भाई वगैरह भी बहुत अच्छे ओहदे पर थे। पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, इसलिए मेडिकल में उसका चयन हो गया और आई स्पेशलिस्ट के तौर पे उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसी बीच परिवार के लोगों ने अपने होनहार लड़की के लिए एक रिश्ता किया और बच्चों के डॉक्टर राधा कृष्ण के साथ डॉक्टर ओमाना की शादी हो गई। दोनों बेहद खुश रहने लगे। वक्त बीता, कुछ सालों में दोनों के बच्चे भी हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरा परिवार वहीं केरल में ही रह रहा था। दोनों डॉक्टर की प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। परिवार खुशहाल था, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। इसी बीच दोनों पति पत्नी अपने घर को नए ढंग से बनाने का इरादा करते हैं और अपने घर में नया डिजाइन देने के लिए वो एक आर्किटेक्ट से संपर्क करते हैं। उस आर्किटेक्ट का नाम था मुरलीधरन और उसके आते ही एक नई कहानी जन्म लेती है। मुरलीधरन डॉक्टर दंपत्ति को नए डिजाइन के घर दिखाता है। कुछ डिजाइनों पर चर्चा के बाद एक डिजाइन को फाइनल करके उस पर काम शुरू कर दिया जाता है। मुरलीधरन का काम और उसकी लगन को देखकर डॉक्टर ओमाना उसकी तरफ आकर्षित होती है और दोनों में दोस्ती और बाद में प्यार हो जाता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इन ऐसे रिश्ते की एक अजब खुशबू होती है जो दूसरों को महक दे ही देती है। जाहिर है दोनों के रिश्तों के बारे
बारे में अब लोगों में चर्चा होने लगती है। जाहिर है ये बात डॉक्टर राधाकृष्ण तक पहुंच जाती है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने समझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन प्यार में पागल हो चुकी डॉक्टर ओमाना ने अपने पति की एक भी बात नहीं मानी। अब बात इस कदर आगे बढ़ गई थी कि नौबत तलाक की आ गई। डॉक्टर राधाकृष्ण ने आखिरकार अपनी बीबी को तलाक दे ही दिया, लेकिन दोनों बच्चों को अपने पास ही रख लिया। अब डॉक्टर ओमाना पूरी तरह से आजाद थी। मुरलीधरन से खुलकर मिलने की वजह से उसकी बात पूरे शहर में फैल गई और देखते ही देखते उसका क्लिनिक भी खाली रहने लगा। पेशेंट भी अब उसके पास नहीं आते थे। लिहाजा डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन पर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन मुरलीधरन पहले से ही शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे थे। लिहाजा उसने शादी से इनकार कर दिया। मुरलीधरन से ना सुनने के बाद डॉक्टर ओमाना ने केरल छोड़ने का इरादा किया और मलेशिया में जाकर अपना बसेरा बनाया। मलेशिया में पहुंचकर डॉक्टर ओमाना ने एक क्लिनिक में नौकरी शुरू कर दी। मलेशिया में जाने के बाद भी डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन के साथ संपर्क नहीं छोड़ा, बल्कि दोनों लगातार एक दूसरों को फोन करते रहे और एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। अब मुरलीधरन थोड़ा लालची हो गया था। वो डॉक्टर ओमाना से पैसे तक मांगने लगा था। तब डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन को एक ऑप्शन दिया। उसने कहा कि मलेशिया में आ जाओ, यहीं रहकर हम दोनों अच्छी जिंदगी बिताएंगे। डॉक्टर ओमाना ने अपना नाम बदल लिया और केरल में अपने ही जानकार से मिलकर अपना नाम अमीना बिंदे अब्दुल्ला कर लिया और मुरलीधर को भी एक मुस्लिम नाम दे दिया। दोनों के दस्तावेज बनकर तैयार हो गए और दोनों मलेशिया में पहुंचकर पति पत्नी की तौर पर रहने लगे। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर मुरलीधरन की नीयत खराब थी। उसकी नज़र ओमाना के पैसों पर टिकी हुई थी। मुरलीधरन की पैसे मांगने की आदत की वजह से ओमाना का उससे झगड़ा होने लगा। तब मुरलीधरन ओमाना को मलेशिया में छोड़कर भारत वापस लौट आया। भारत लौटकर उसने ओमाना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा अगर ओमाना पैसे नहीं देगी तो वो मलेशिया पुलिस को उसकी नकली नाम की जानकारी दे देगा। मुरलीधरन का ब्लैकमेल करना डॉक्टर ओमाना को अखर गया। तब उसने एक खतरनाक इरादा किया। उसके बाद डॉक्टर ओमाना ऐसी साजिश रचती है कि जिसके बारे में सुनकर केरल के लोग आज भी सन रह जाते हैं। ये वाक़या 1996 का है। डॉक्टर ओमाना मलेशिया में जिस क्लिनिक में काम कर रही थी वहां से 1 हफ्ते की छुट्टी लेती है और फिर 7 जुलाई को मलेशिया से केरल पहुंचती है। केरल में पहुंचने के बाद वो वहां से सीधे अपने भाई के घर पहुंचती है और फिर वहां अपनी कीमती सामान को रखकर आगे के सफ़र के लिए चल पड़ती है। वो सीधे ऊटी पहुंचती है और रेलवे में रिटायरिंग रूम में ठहर जाती है। लेकिन वहां वो 7 जुलाई को ही रूम नंबर 4 बुक करवाती है हेमा के नाम से। बताती है कि वो दिल्ली से आई है। वहां ठहरने के बाद वो बाजार जाती है। वहां से 2 बड़े सूटकेस खरीदती है और ऊटी में एक रिजॉर्ट में कमरा बुक करवाती है। वो ये बुकिंग 3 दिनों के लिए करवाती है। रिजॉर्ट में रूम बुक करवाने के बाद वो अपना सामान उसमें रख देती है और फिर वहां से टैक्सी लेकर मार्केट पहुंचती है और वहां से एक टेलीफोन बूथ से मुरलीधरन के पास फ़ोन करती है। वो मुरलीधरन को बताती है कि वो कालीकट में है। वो मुरलीधरन को अपने पास बुलाती है पैसे देने के बहाने। साथ ही कहती है कि वो 1-2 दिन उसके साथ बिताना चाहती है। मुरलीधरन खुशी खुशी से उसके पास पहुंच जाता है। मुरलीधरन को लेकर वो सीधा रिजॉर्ट में पहुंचती है जहां उसने अपना कमरा बुक करवाया था। दोनों उसी रिजॉर्ट में रात बिताते हैं और अगले रोज सुबह वो बाजार से खरीदे गए 2 बड़े ट्रेली बैग को ले जाकर रेलवे के रिटायरिंग रूम में रख देते हैं। उसके बाद ये वहां से निकलकर एक होटल में पहुंचते हैं और अच्छा खाना भी खाते हैं। डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को खूब शराब पिलाती है। उसके बाद दोनों रिटायरिंग रूम में जाते हैं। मुरलीधरन काफ़ी नशे में होता है। तब डॉक्टर ओमाना इस बात का फ़ायदा उठाकर मुरलीधरन को एक नशीला इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन का असर बहुत तेज होता है और मुरलीधरन की सांसें थम सी जाती हैं और आंखें बाहर निकल पड़ती हैं। असल में वो जहरीला इंजेक्शन था जिससे मुरलीधरन की मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर ओमाना लाश को खींचकर बाथरूम में ले गई। उसके बाद उसने बड़ी तसल्ली से 3 घंटों तक उस मुरलीधरन के लाश के टुकड़े किए। फिर उस लाश के टुकड़ों को उसने पॉलीथीन में डालकर बैग में भरना शुरू कर दिया। बाकी बचा सब कुछ कमोड में डालकर फ्लैश कर दिया। के बाद वो टुकड़े वाली पॉलीथीन को अपने साथ में लाई बैग में रख लिए और पूरी रात वहीं आराम से सोकर बिताई। अगली सुबह वो रेलवे रिटायरिंग रूम को खाली करती है और टैक्सी से बैग को लेकर वहां से जाती है। लेकिन मैनेजर से वो 1 घंटे का वक्त मांगती है ताकि वो वापस आकर अपना सामान वापस ले जा सके। डॉक्टर ओमाना टैक्सी से उसी रिजॉर्ट में जाती है जहां उसने पहले एक रूम बुक करवा रखा था। वहां जाकर वो सारे बैग कमरे में रखती है। फिर वापस से रिटायरिंग रूम पहुंचती है। वहां वो कमरे की चाबी मैनेजर को देती है। फिर वहां से दोबारा रिजॉर्ट में पहुंच जाती है।
वो कमरे में पहुंचकर वो बैग खोलती है और लाशों के छोटे टुकड़ों को फ्लैश कर देती है, लेकिन वो ज़्यादा टुकड़ों को फ्लैश करने की बजाय वहां से निकलकर कोयम्बटूर की तरफ निकल जाती है। वहां वो एक कमरा मुमताज के नाम से बुक करवाती है। इसके बाद फिर से वही तरीका अपनाती है, बैग से लाशों की पॉलिथीन बाहर निकालती है, फिर वहां फ्लैश करना शुरू कर देती है, लेकिन वो वहां सारे टुकड़ों को फ्लैश नहीं कर पाती। तब उसे कोडिकनाल सुसाइड पॉइंट याद आता है, क्योंकि वो उसी इलाके की रहने वाली थी, लिहाजा वो सीधे अब वहां का रुख कर लेती है। वो वहां पहुंचकर वहां भी एक कमरा बुक करती है, लेकिन उस सुसाइड पॉइंट पर रोज वीकेंड होने की वजह से अच्छी खासी भीड़ दिखी, जिससे उसका मकसद पूरा नहीं हो सका। फिर वो वहां से वापस लौटती है, लेकिन जिस टैक्सी से वो लौट रही थी अचानक पंचर हो जाती है, तो टैक्सी वाला दूसरी टैक्सी करवाता है। जैसे ही दूसरी टैक्सी का ड्राइवर उसके बैग को हाथ लगाता है तो डॉक्टर ओमाना मना कर देती है। ड्राइवर को बड़ा अजीब लगता है, मगर जब वो वहां से आगे बढ़ता है तो लाश से बदबू आने की वजह से उसे बेचैनी होने लगती है। तब वो महिला से पूछता है कि इस बैग में क्या है। तब डॉक्टर ओमाना एक नई चाल चलती है और ड्राइवर को अपने साथ मिलाने के लिए उसे सच बता देती है। बैग में लाश के टुकड़े हैं और उसे ठिकाने लगाने पर अगर वो उसकी मदद करता है तो उसे पैसे भी देगी। टैक्सी ड्राइवर उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। सुनसान रास्तों पर चलते हुए ठंडी हवा के झोंकों पर डॉक्टर ओमाना को नींद आ गई। थोड़ी देर में जब टैक्सी रुकती है तो पुलिस स्टेशन के सामने थी। ड्राइवर टैक्सी रोककर चिल्लाता हुआ थाने के भीतर पहुंचा और बोला उसकी टैक्सी में लाश है। तलाशी हुई तो टैक्सी में एक महिला बैठी हुई थी। डिग्गी में रखे बैग की तलाशी में लाश के टुकड़े मिले और पुलिस ने फौरन महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की और पूछताछ में पता लगा लिया कि लाश के टुकड़े किसके हैं। डॉक्टर ने सब कुछ पुलिस को आसानी से सही बता दिया। मुरलीधरन के परिवार को भी बताया गया। डॉक्टर गिरफ्तार हो चुकी थी, उसे पुलिस ने अदालत में पेश किया। करीब 5 साल तक मुकदमा चलता रहा। साल 2001 में डॉक्टर ओमाना ने बेल के लिए याचिका डाली। अदालत ने उसे जमानत दे दी और जमानत पे बाहर आने के बाद वो ऐसी गायब हुई कि 21 साल बाद भी आज तक उसका कोई पता नहीं चला और केरल पुलिस उसे आज भी ढूंढ रही है। और ऐसी क्राइम की सच्ची घटना की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें।